हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12 के एक चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आज हम उसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, पार्ट थर्ड यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, और उसका एक नेक्स्ट पार्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फिर अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझने से पहले मैं फिर से रिकॉल करवाता हूं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आइए फिर से एक बार देखते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, जब भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो भी पावर होता है, ठीक, उसी का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, और डेफिनेशन भी हम लोगों ने लिखा था, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन of reactants in rate law expression is called order of reaction। ठीक है, अगर मैं एक जनरल से रिएक्शन की बात करूं जिसमें A रिएक्टेंट है और B क्या है, प्रोडक्ट, और स्मॉल n यानी n क्या हो गया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पे इसका रेट क्या हो जाएगा, ठीक, इसका रेट क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के ए टू दी पावर n। ठीक, यही तो कहता है यार लॉ ऑफ मास एक्शन कि किसी भी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के एक्टिव मास के इक्वल होगा, और जो कोफिशिएंट है वो कहां पे चला जाएगा, पावर पे। यानी अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर निकालने के हमें क्या करना होगा, जो भी एक्टिव मास एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो पावर होगा उस पावर का सम ही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, यानी ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, nth ऑर्डर, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले लूं तब ऐसे रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे R इक्वल टू के ए टू दी पावर 1, और इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ A, और इस रिएक्शन को हम नाम देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट, और जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन का ऑर्डर हम बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 2 ले ले हम, तब रिएक्शन के रेट को हम एक्सप्रेस करेंगे R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ A टू दी पावर 2, और ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, यार n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर आ रहा है, और इसी तरह से जब n की वैल्यू 0 लेंगे तब उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, मैं यहाँ पे ही पुट करके बता रहा हूँ और उसके बाद डेफिनेशन यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, अगर हम n की वैल्यू 3 लेंगे तब R का जो एक्सप्रेशन बनेगा क्या होगा, K इंटू एक्टिव मास ऑफ A टू दी पावर 0। क्यों, सॉरी, यहाँ n की वैल्यू 0 है, अगर हम n की वैल्यू 0 लेंगे तब रेट का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के ए टू दी पावर 0। ठीक, और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है ये। ठीक, अच्छा, अगर बात करूं मैं यहाँ पे, अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उस क्वांटिटी को हम क्या सपोज करते हैं, 1। ठीक, यानी यहाँ पे इस रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू के, और अगर आप इस रिएक्शन पे, इस एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा नोटिस करें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है यार, कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्लियर हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ऐसे रिएक्शन को क्या नाम देंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आइए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? द रिएक्शन whose rate is
डिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ऐसा रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, और वो डेफिनेशन क्या होगा, आइए उसको भी देखते हैं। उस डेफिनेशन को स्टडी करने के लिए या याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सप्रेशन था कि रेट क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के 0th पावर के इक्वल है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के 0th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। The reaction whose rate is directly proportional to the 0th power of concentration of reactant is also called zero order reaction। ठीक है, ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। अब इसका हम एक्सप्रेशन देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट हम कैसे डिफाइन करेंगे, उस रेट का फॉर्मूला क्या होता है, उस रेट को अलग अलग कर्व पे प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या होगा। ठीक, तो इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए आइए इसको कंटिन्यू करते हैं यहां से। ठीक है, अगर इसके जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात करूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का दो एक्सप्रेशन होता है। एक एक्सप्रेशन होता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन। आइए दोनों को हम देखते हैं। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सिंपल सा रिएक्शन यहां कंसीडर करना होगा। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। ठीक, एक रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर मैं कर रहा हूं जहां पे ए क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट, और बी क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब ये पहले ही हम लोगों ने देखा था कि अगर रिएक्शन शुरू नहीं होगा तब उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो होगा, और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है वो किसका होगा, रिएक्टेंट। यानी हमें दो टाइम लेना है, एक इनिशियल टाइम यानी जीरो टाइम, जब जीरो होगा तब उस समय मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट, और उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब टाइम टी ले रहे हैं यहाँ पे एट टी इक्वल टू टी, यानी जब टाइम टी होगा, कोई भी टाइम हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा, प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और प्रोडक्ट का यहाँ पे कंसंट्रेशन मैं सपोज कर रहा हूँ एक्स हो जा रहा है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना रह जा रहा है, ए टी। ठीक, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ए नॉट को स्मॉल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर ए नॉट को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे तो ए टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ए माइनस एक्स, क्योंकि ए कंसंट्रेशन से एक्स कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो बचा क्या हमारे पास, ए माइनस एक्स। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, इस रिएक्शन का रेट लिखना होगा। ठीक, इस रिएक्शन का रेट लिखने के लिए क्या करेंगे हम, रेट के जो रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला है उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो रेट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, ठीक, रेट को हमने डिफाइन कैसे किया था, चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। वही काम मैं यहाँ भी करूंगा। यहाँ पे जो रेट लिखना है वो रिएक्टेंट के टर्म पे लिखना है, तो रिएक्टेंट का रेट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ ए टी अपॉन डी टी। ठीक है, और रेट हम लॉ ऑफ मास एक्शन से भी निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के और एक्टिव रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ए, ठीक, और उसका एक्टिव मास यहाँ पे क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक, अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, तो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
तो यहाँ पे AT का पावर हमें कितना लेना होगा, 0 लेना होगा, ठीक। और फाइनली क्या होगा, जब रेट का एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा हमें, तब क्या मिलेगा, b of AT upon dt equals to k। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, where k क्या होगा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट होगा, और इस कंडीशन पे क्या होगा, k हो जाएगा जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, k इज जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ठीक है। और इस इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Equation 1 is called differential rate equation, ठीक। फिलहाल डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या है, इंटीग्रल रेट इक्वेशन। इंटीग्रल रेट इक्वेशन पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होना चाहिए, ठीक। आइए अब हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल रेट इक्वेशन को ऑब्टेन करते हैं। तो इंटीग्रल रेट इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 की मैं बात करूं तो इक्वेशन 1 में कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे dt का साइड चेंज कर देंगे और नेगेटिव साइन का भी साइड चेंज कर देंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन 1 वो कैसा हो जाएगा, d of AT इक्वल्स टू माइनस के dt, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक। और इंटीग्रेट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमारे पास लिमिट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, AT को जब भी इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट क्या होगा, A0 टू AT, ठीक। लोअर लिमिट क्या होगी यहाँ पे A0 और अपर लिमिट क्या होगी AT होगी। उसी तरह से जब मैं dt को इंटीग्रेट करूंगा तो लोअर लिमिट क्या लूंगा, t इक्वल्स टू 0 और अपर लिमिट क्या लूंगा यहाँ पे t इक्वल्स टू t, ठीक। On integrating it by taking limit t equals to 0 to t equals to t and a0 to at, a0 से at तक इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल यहाँ पे इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, चलिए आइए इसको देखते हैं। तो जो फाइनल इक्वेशन की मैं बात करूं, अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तब उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, d of AT, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा A0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे AT हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से इसको बाहर में रखूंगा और dt को इंटीग्रेट करूंगा, जहां पे लोअर लिमिट क्या होगा 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा t हो जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट में करूंगा तब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी AT माइनस A0, और यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करूंगा dt को, ठीक, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस KT, ठीक। ये हो गया आपका इंटीग्रल रेट इक्वेशन। हमें अब करना क्या है, बस इसको प्रॉपर ऑर्डर पे लिखना है, प्रॉपर वे में लिखना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे k के टर्म पे इस एक्सप्रेशन को लिखता हूं। तो यहाँ पे k के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, A0 माइनस AT अपॉन T। दिस इज रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक। इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको आप इंपॉर्टेंट करेंगे और ये फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेसिस से अलग अलग टाइप के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन को क्या हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं
इस रिएक्शन को एटी के टर्म पे लिख रहा हूं, तब जो एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन होगा ए ऑफ टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। हो सकता है ये एटी को जब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लूंगा तो रिएक्शन का जो फॉर्म होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा तब हम क्या करेंगे, ठीक, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए और हम क्या करेंगे, हमेशा उससे ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको कंपेयर कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग इट, इसको मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूं, इट विथ y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो जब मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे a नॉट टी आएगी, ठीक, और कंपेयर करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये mx हो गया और ये आपका हो गया c, ठीक है। तो यहाँ पे c क्या हो जाएगा, a नॉट, यानी c किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे a नॉट आएगी और यहाँ पे क्या होगा, mx की वैल्यू आ रही है माइनस के टी। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, m की वैल्यू मिलेगी माइनस के और यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, t, ठीक। अब करना क्या है यार, कंपेयर करने के बाद, कंपेयर करना बहुत इजी होता है यार, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। अब कंपैरिजन करते कैसे हैं, लेफ्ट साइड का कंपेयर लेफ्ट साइड की क्वांटिटी से करते हैं और राइट साइड का कंपेयर राइट साइड की क्वांटिटी से करते हैं, ठीक। अब कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक। जब भी 2D ग्राफ की बात होती है तो 2D ग्राफ में दो एक्सिस लिए जाते हैं, पहला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तब है क्या, y एक्सिस पे हमें क्या लेना है, a ऑफ t, और x एक्सिस पे क्या लेना है, t, t मींस टाइम, और at क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तब हमें एक रिलेशन मिलेगा, रिलेशन बिटवीन AT एंड T, टाइम T और T के बीच रिलेशन कैसा होगा। तो ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पे क्या लेना होगा, हमें टाइम लेना होगा, और y एक्सिस पे क्या लेना होगा, यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेना होगा, यानी A ऑफ T लेना होगा। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि स्लोप कैसा है, यहाँ पे माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव स्लोप। स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो कर्व हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, और स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो कर्व कैसा आएगा, नीचे से ऊपर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे स्लोप का साइन क्या है, नेगेटिव, यानी जब भी कर्व आएगा तो ऐसे जाएगा, ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। दिस इज रिलेशन बिटवीन AT एंड T। ये हो गया आपका स्लोप, m इक्वल टू माइनस के, मीन्स क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप। दिस रिप्रेजेंट स्लोप, ठीक। कर्व को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इस फॉर्मूले को भी, क्योंकि कर्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे अच्छे से, और फॉर्मूले को तो याद ही रखना है आपको, ठीक। तो इसको नोट डाउन करिए और उसके बाद हम कुछ और टर्म्स यहां से देखते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं जो हमारे पास इक्वेशन 2 आया है, क्या इस इक्वेशन 2 को हम किसी और फॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक। ये एक और फॉर्म है यहाँ पे जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट का या रेट एक्सप्रेशन का, ठीक है। हम लोगों ने जब जनरल रिएक्शन लिखा था वहां पे मैं ए नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा था ए से, और एटी को रिप्रेजेंट किया था मैंने ए माइनस एक्स, ठीक। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं ए नॉट की, तो ए नॉट को यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया था, और एटी से मैंने रिप्रेजेंट किया था ए माइनस, एटी को रिप्रेजेंट किया था ए माइनस एक्स से। अगर ऐसा मैं करूं तो क्या होगा, ए नॉट और एटी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें
कैसा वैल्यू मिलेगा, ए नॉट की जगह ए हो जाएगा और ए टी की जगह ए माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा टी। और सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, k इक्वल्स टू एक्स बाई टी। ठीक, ये एक्सप्रेशन भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिए होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जहां पे आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं दिया होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया होता है। ये x है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t। ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक्सप्रेशन तब यूज होगा जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, वेयर x इक्वल्स टू concentration of product after time t। ठीक, इसको नोट डाउन करिए आप। अब इसके आगे हम कुछ और टर्म्स देखते हैं और एक और टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे, हाफ लाइफ टाइम। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यार क्या होगा अगर प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन दो डिफरेंट टाइम पे गिवन हो, तब वहां पे हम कैसा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, इस फॉर्मूले में थोड़ा और चेंजिंग कर सकता हूं और हमें एक और एक्सप्रेशन मिलेगा, x1 अपॉन t1 इक्वल्स टू x2 अपॉन t2। ये एक्सप्रेशन कब यूज करेंगे, जब t1 टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन x1 गिवन होगा और t2 टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या गिवन होगा, x2 गिवन होगा। ठीक, और यहाँ पे है क्या, जब जब x बाई t यानी x1 अपॉन t1 या x2 अपॉन t2 या x3 अपॉन t3 की का रेशियो हम लेंगे, तो हमेशा ये किसके इक्वल आएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल। इसका सिंपल सा मतलब है क्या, x बाई t वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आएगी। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां से एक और टर्म देखते हैं, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, टी और हाफ। दिस इज सिंबल ऑफ हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाफ लाइफ टाइम। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल ही मोस्टली पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड दो तीन ग्राफ भी आते हैं जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ टाइम होता क्या है। तो यार हाफ लाइफ टाइम का सिंपल सा मतलब है ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट का इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, यानी आधा रह जाएगा। ऐसे टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम। क्या बोलेंगे इसको, ऐसे टाइम को हाफ लाइफ टाइम, और इसको हम डिनोट करेंगे टी हाफ से। ठीक, तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, द टाइम रिक्वायर्ड to convert half of the initial concentration of reactant is called half life time, is called हाफ लाइफ टाइम। ठीक, ये जो डेफिनेशन है ये सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा, यानी सेम डेफिनेशन होगा, बस वहां पे एक्सप्रेशन चेंज होगा। ऐसा टाइम जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो जाए, आधा हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, टी हाफ से। ठीक, अब हम करना क्या है, अगर इसका एक्सप्रेशन बनाना होगा तो हमें करना क्या होगा। ठीक, टाइम की जगह क्या लेंगे, टी की जगह हम टी हाफ ले लेंगे फॉर दिस। टी की जगह क्या ले लेंगे, टी हाफ ले लेंगे
और यार डेफिनेशन से ही क्लियर है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाएगा, आधा रह जाएगा। यानी अगर 80 की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, A0/2। ठीक, और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, आइए इसको हम सॉल्व करके एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है क्या, K इक्वल्स टू A0 माइनस 80/T। यहां पे करना क्या है हमें, 80 की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो ये क्या आएगा, A0/2 और T की जगह क्या हो जाएगा, ये T हाफ हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे K का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, A0/T हाफ। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको, और जब इसको T हाफ के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये यानी हाफ लाइफ टाइम के फॉर्म पे एक्सप्रेस करेंगे, तब इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा A0/2K। A0/2K। दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हम इसको किसी और फॉर्म पे डिनोट करेंगे तो A0 को हमने क्या किया था, स्मॉल a से भी डिनोट किया था, तो इसका एक और फॉर्म हो सकता है T हाफ इक्वल्स टू A/2K। A/2K। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हाँ हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। अब लास्ट रह गया है, यहाँ पे कुछ कर्व्स रह गए हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स रह गए हैं, उसको डिनोट करेंगे, और एक दो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं।